My dear student, welcome to Alchemist Coaching Academy. My name is Zahiruddin Babar and I am your chemistry teacher. क्लास 12 की केमिस्ट्री है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है और आज लेक्चर नंबर 15 है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट की रिएक्टिविटी वाटर के साथ। उसमें हर एक एलिमेंट की हम अलग अलग रिएक्टिविटी देखेंगे वाटर के साथ और उसकी रिएक्टिविटी का नेचर देखेंगे और हम प्रोडक्ट देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट विद ऑक्सीजन। फिर जो डिफरेंट ऑक्साइड बनाएंगे ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट की वो देखेंगे और इनकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। और साथ में हम रिएक्टिविटी देखेंगे क्लोरीन के साथ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट की। और आखिर में हम पढ़ेंगे नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट किस तरह इफेक्ट होते हैं जब हम उनको हीट देते हैं। तो टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ रहिए। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट। तो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट में हमारे पास जो अल्कली मेटल है मेनली हम उनको फोकस करेंगे, जिसमें है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो तमाम पीरियड टेबल में अगर हम देख ले तो ये पीरियड हमारे पास लेफ्ट मोस्ट साइड पे है। लेफ्ट मोस्ट साइड पे, तो लेफ्ट मोस्ट साइड पे एक ग्रुप है जिसको हम ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट कहते हैं, जिसकी साइज सबसे बड़ी है। साइज इसकी साइज इंडिविजुअल एटम की साइज हमारे पास निस्बतन दूसरे जो ग्रुप होंगे उनसे बड़ी है। साइज हमारे पास इनकी हमारे पास लार्ज साइज है, लार्ज साइज। तो लार्ज साइज की वजह से हमारे पास इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इनका होता है वो लूज होता है, लूज। तो इस वजह से आसानी से वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है इनके आउटर मोशन में वो आसानी से लूज कर सकता है। अब इस लूज इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास दे शो हाई रिएक्टिविटी, दे शो हाई रिएक्टिविटी। तो इस वजह से हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट है दे शो हाई रिएक्टिविटी। जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट है वो हाई रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। हमेशा के लिए याद रखें, अगर मेटल हो, मेटल तो मेटल तब ज्यादा रिएक्टिव होंगे जितनी ज्यादा आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देंगे, जितनी ज्यादा उसमें ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकते हैं ऐसे मेटल हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट है इनकी लार्ज साइज की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज होता है न्यूक्लियर के होल्ड से। तो इस वजह से हमारे पास ये हाई रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उनकी सलाहियत तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है। इस वजह से हम फिर उनकी रिएक्टिविटी को अगर हम देख ले तो सबसे ज्यादा नॉन मेटल जो होंगे वो जो ज्यादा नॉन रिएक्टिव होंगे, जो सबसे ज्यादा नॉन मेटल होंगे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल जो होंगे वो होंगे जिसमें ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग एबिलिटी होगी, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत सबसे ज्यादा हो। ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज्यादा हो तो वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो मतलब ये कि वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होंगे जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हो। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स है, जो कि अल्कली मेटल हम उनको कहते हैं। और इसमें हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है। अच्छा, अगर हम देख लें डाउन द ग्रुप, हमारे पास लिथियम का जो साइज है वो है 2 शेल पे मुश्तमिल है, तो ये निस्बतन स्मॉल साइज है। लेकिन अगर हम फिर सोडियम के साइज को देख ले तो इसमें फिर 3 शेल आ जाते हैं, 3 शेल, जिसकी वजह से हमारे पास इसका साइज बढ़ जाता है। अगर हम देख ले पोटेशियम के एटम को तो इसमें 3 की बजाय फिर हमारे पास 4 शेल्स आ जाते हैं, 4 शेल्स। इस तरह नीचे रुबीडियम में 5 शेल और सीजियम में 6 शेल। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के होल्ड से लूज होने लगता है और इसको लूज करना इंतहाई आसान हो जाता है। तो जितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसान होने लगता है इस वजह से हमारे पास फिर जो रिएक्टिविटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। तो हमारे पास ये था कुछ इंट्रोडक्शन रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट के बारे में। अब आते हैं ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट की रिएक्टिविटी वाटर के साथ, देखते हैं कि वाटर के साथ ये किस तरह रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो हमारे पास जनरल रिएक्शन है इनके लिए, मैं इन सब के लिए लिथियम से लेकर सीजियम तक
इन सबको मेटल के तौर पे शो करता हूँ, मेटल, और इन से मेटल को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं एम से। तो मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, अल्कली मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर ले, तो हमारे पास MOH बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड इनको कहते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो ये बहुत आसानी से रिएक्शन शो करते हैं, आसानी से, जैसे ही वाटर के साथ मिल जाए उसमें जो है ना ये रिएक्शन शो कर देते हैं और हमारे पास नतीजे में मेटल हाइड्रोक्साइड शो होगा और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन भी होगी यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर हम देख ले तो जितने भी हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के मेटल है वो हमारे पास वाटर के साथ इस तरह रिएक्ट करते हैं कि हमारे पास नतीजे में मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक नेचर का होगा, एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक। यहां पे मैंने लिखा भी है नेचर ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब ये कि जो रिएक्शन होगा उसको एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के बनने के बाद जो हमारे पास एनर्जी निकलेगी उनसे तो वो एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव रिएक्शन शो कर सकता है। नेगेटिव, नेगेटिव रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास एनर्जी सिस्टम से बाहर आती है, एक्सोथर्मिक फॉर्म में होती है। तो हमारे पास इसका जो नेचर होगा वो हमारे पास एक्सोथर्मिक है। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है, जब हम नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आसानी से लूज होने लगता है, तो इस वजह से रिएक्टिविटी भी बढ़ती है। तो इस वजह से बिल्कुल यही वजह है जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्सोथर्मिक नेचर है, जो एक्सोथर्मिक नेचर है वो हमारे पास डाउन द ग्रुप और भी बढ़ता है, इनकी रिएक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। तो हमारे पास अगर हम देख ले तो लिथियम की रिएक्टिविटी काफी स्लो है, फिर हमारे पास है सोडियम की रिएक्टिविटी, फिर है पोटेशियम की रिएक्टिविटी, फिर रुबीडियम की रिएक्टिविटी और फिर हमारे पास है सीजियम की रिएक्टिविटी। तो सबसे कम अगर हम देख ले वाटर के साथ रिएक्टिविटी तो सारे शो कर सकते हैं, लेकिन निस्बतन अगर हम इनको कंपेयर कर ले तो सबसे कम लिथियम की रिएक्टिविटी होगी, फिर ज्यादा जो होगी वो लिथियम से सोडियम की होगी, सोडियम से पोटेशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और रुबीडियम की उससे ज्यादा होगी और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो हमारे पास सीजियम की रिएक्टिविटी होगी। तो वाटर के साथ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की जो एलिमेंट है हमारे पास वो रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं और नतीजे में हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेशन होगा, उनको खारिज करेगा। अब आती है वाटर के साथ लिथियम की रिएक्टिविटी। अगर हम देख लें यहाँ पे तो लिथियम हमारे पास मेटल है और ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास लिथियम वाटर में जो है ना रिएक्टिविटी शो कर सकता है। लेकिन ये रिएक्टिविटी कुछ इस तरह होगी कि जब हमारे पास लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि हमारे पास बेसिक इन नेचर होगा। हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास मेटल होंगे, मेटल अगर उसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो ऑक्साइड, और जब मेटल होते हैं और उनके साथ OH अटैच हो जाए तो हाइड्रोक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड जो होंगे या मेटल हाइड्रोक्साइड दोनों हमारे पास बेसिक इन नेचर होंगे, बेसिक इन नेचर। तो हमारे पास ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हमारे पास मेटल है, तो इस वजह से हमारे पास ये बेसिक इन नेचर होते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। प्लस हमारे पास यहाँ पे इखराज होगा, लिबरेशन होगी H2 गैस की। यहाँ पे हमारे पास H और OH ब्रेक हो गए। मैं कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे बनाना चाहूंगा, इससे जो है ना हमारे पास OH निकल जाता है, इसको हम 2 ले लेते हैं यहाँ पे 2, लिथियम को भी 2 ले लो और 2H2O ले लो यहाँ पे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास नतीजे में 2H आयन पैदा होंगे, 2H आयन। तो 2H आयन हमारे पास आपस में मिलके H2 बना देंगे, H2। और जो हमारे पास 2 OH होंगे यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव होगा, तो 2 OH जो होंगे वो लिथियम के साथ मिलके LiOH बना देगा। तो इस वजह से हमारे पास ये H2 गैस बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास LiOH बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास रिएक्टिविटी होगी इसमें भी, और डाउन द ग्रुप जितने भी हमारे पास यहाँ पे
मेटल होंगे उनमें भी ये सेम रिएक्टिविटी शो होगी। तो 2LiOH और 2H2O इस तरह होगा। ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा, एक्सोथर्मिक इन नेचर। लेकिन हमारे पास जो इनकी हमारे पास एक्सोथर्मिक नेचर होगी वो थोड़ी कम होगी जो बाकी हमारे पास डाउन द ग्रुप एलिमेंट है इनकी एक्सोथर्मिक नेचर से। मतलब जो एनर्जी निकलेगी यहाँ पे हमारे पास कुछ कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है निस्बतन ये जो नीचे हमारे पास अल्कली मेटल है। अगर हम यहाँ पे 2Na ले ले और इनको रिएक्ट कर ले वाटर के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास होगा 2NaOH प्लस यहाँ पे भी हमारे पास H2 गैस मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो भी एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। एक्सोथर्मिक नेगेटिव में इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। मैं इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव एंथैल्पी शो करेगा। नेगेटिव एंथैल्पी मींस जब हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो इस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन से एंथैल्पी होगी, जो एनर्जी निकलेगी वो हमारे पास नेगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक नेचर की होगी। फिर अगर हम देख लें यहाँ पे तो हमारे पास पोटेशियम के साथ वाटर मिलके हमारे पास 2KOH बना लेता है, 2KOH प्लस H2 बना देगा। और हमारे पास ये भी एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा। बिल्कुल इसी तरह रुबीडियम भी है, अगर हम इनके साथ 2H2O मिला लें तो 2RbOH बनाएगा और हमारे पास H2 गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह सीजियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो 2H2O और 2 सीजियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और नतीजे में हमारे पास H2 गैस मिलेगा। तो ये भी हमारे पास नेगेटिव एंथैल्पी शो करेगी। लेकिन इनमें जो हमारे पास हीट रिलीज होगी वो सब में सेम नहीं होगी। जो हमारे पास लिथियम में हीट रिलीज होगी वो सबसे कम होगी। LiOH की हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, हीट फॉर्मेशन, वो कम होगी बनिस्बत NaOH की। फिर उनसे ज्यादा होगी KOH की। KOH इमीडिएट एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है और हमारे पास जितने हम इस तरह डाउन द ग्रुप आते जाएंगे और उनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ देखेंगे तो हमारे पास वायलेंस ज्यादा होगा रिएक्शन में। वायलेंस वायलेंट रिएक्शन करता है। वायलेंट मतलब एक ऐसा रिएक्शन करता है जिसमें हमारे पास हीट स्लोली नहीं निकलता बल्कि एक्सप्लोजन की फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे एक स्मॉल एक्सप्लोजन होगा, स्मॉल एक्सप्लोजन, स्मॉल एक्सप्लोजन होगा। इसी तरह RbOH भी हमारे पास एक्सप्लोजन शो करेगा और हमारे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड इंतहाई इंटेंस किस्म की हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। जब भी हमारे पास सीजियम वाटर के साथ मिले तो हमारे पास एक हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है और इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इस वजह से जो हीट एनर्जी होती है रिएक्शन के दौरान जो बनती है वो एनर्जी अचानक से एकदम जो है ना निकल जाती है और उस एनर्जी को काबू करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो एनर्जी जब निकलती है तो एक्सप्लोजन की शक्ल में निकलती है, एक धमाके की शक्ल में निकलती है। तो ये था हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट विद वाटर। इनकी अगर हम बात कर ले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तो इनकी हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी ये हमारे पास वाटर से कम है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हमारे पास वाटर के सरफेस पे, सरफेस ऑफ वाटर, यहां पे हमारे पास रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो कम है वाटर से, और जिस चीज की डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो वाटर के सरफेस पे जो है ना फ्लोटिंग कर रही होगी। तो ये तीनों हमारे पास वाटर के सरफेस पे फ्लोट करके रिएक्शन शो कर सकता है। तो ये सरफेस पे हमारे पास रिएक्टिविटी भी शो करेंगे और उसी सरफेस पे हमारे पास हीट भी जो है ना ये रिलीज करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास हीट निकलेगा, हीट जब ये रिएक्टिविटी शो करेगा तो वहां पे हमारे पास हीट प्रोडक्शन होगी।
तो हीट प्रोडक्शन हमारे पास जो H और H के दरमियान में बॉन्ड है इनको ब्रेक करेगा। जैसे ही हमारे पास H2 की डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास वहां पे इग्निशन प्रोसेस होगा, इग्निशन, आग पकड़ेगी ये रिएक्शन, जिसकी वजह से हमारे पास हम देखेंगे कि पानी के सरफेस में जो है ना बाकायदा एक आग जो है ना ये जल रहा होगा वहां पे जहां पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो ये था हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए एलिमेंट विद वाटर। अब पढ़ते हैं रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप स्पेसिफिकली ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। तो हमारे साथ रहिए। रिएक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट या अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन को अगर हम देख लें तो जो भी कोई सब्सटेंस, जो भी कोई एटम या मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है तो नतीजे में हमारे पास ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड कहते हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर बाइनरी कंपाउंड में हमारे पास एक मेटल हो और एक ऑक्सीजन हो तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। तो फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं तो हमारे पास उसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड। अब ऑक्साइड जो है हमारे पास, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये 3 किस्म के हैं यहाँ पे। तो ऐसा ऑक्साइड ऑक्सीजन पे जब माइनस चार्ज आ जाए तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन जब माइनस चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का होगा हम उसको डिफरेंट नामों से हम फिर जानेंगे। मतलब ये कि अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो तो इसको हम फिर कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। -2 चार्ज जिस ऑक्सीजन पे हो, -2 चार्ज एनाइन जब हो ऑक्सीजन, इसको हम नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे। और अगर हम देख ले तो ओवरऑल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे अगर -2 चार्ज हो लेकिन पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पे -1 चार्ज हो तो इसको हम कहेंगे पर ऑक्साइड। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, इन पे हमारे पास -2 चार्ज है तो अगर मैं इनको जुदा कर लूं इस तरह तो इस पे भी -1 चार्ज और इस पे भी -1 चार्ज, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ रहा है, -1 चार्ज। तो -1 चार्ज जिस ऑक्सीजन पे हो उसको हम पर ऑक्साइड कहते हैं। इसी तरह अगर हम देख लें यहाँ पे ओवरऑल O2 मॉलिक्यूल पर -1 चार्ज है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल ऑक्सीजन को देख ले तो उस पे -12 जो चार्ज होगा वो होगा। मतलब ये कि ओवरऑल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इस पे -1 चार्ज है। अगर इसको मैं हाफ कर दूं तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम पे -1/2 और -1/2 चार्ज होगा, जिसको हम फिर सुपर ऑक्साइड कह सकते हैं। तो जब भी हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन इस ऑक्साइड बनाने के लिए एक खास स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड होती है कि हमारे पास कौन सा मेटल कौन से ऑक्सीजन के साथ मिलके कौन सा हमारे पास ऑक्साइड बनाता है। मतलब ये कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो हमारे पास नतीजे में जो ऑक्साइड बनेगा वो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, आया वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, पर ऑक्साइड बनाएगा या सुपर ऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम किस किस्म के ऑक्साइड बनाते हैं जब भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं। तो हमेशा के लिए याद रखिए कि एक गोल्डन रूल है, ये एक गोल्डन रूल के तौर पे आप लोग याद रख ले कि लार्ज साइज केटाइन स्टेबलाइज द लार्ज साइज एनाइन। यहाँ पे ऑक्साइड है, एनाइन यहाँ पे ऑक्साइड है। तो जितना हमारे पास केटाइन स्मॉल होगा तो जब भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनाएगा तो मॉलिक्यूल में जो केटाइन का साइज होगा स्मॉल साइज, तो अगर एनाइन का साइज भी स्मॉल हुआ उसके साथ तो नतीजे में ये मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाएगा। मतलब ये कि हमेशा के लिए जब केटाइन स्मॉल होगा तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल तब बनाएगा जब हमारे पास एनाइन जो होगा वो भी स्मॉल होगा। इस वजह से स्मॉल साइज केटाइन के साथ जब एनाइन भी स्मॉल हो तो मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होगा। लेकिन अगर हमारे पास लिथियम स्मॉल साइज का हो, केटाइन स्मॉल हो, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे पास जो एनाइन हो वो लार्ज हो, तो जो कंपाउंड नतीजे में बनेगा, जो मॉलिक्यूल नतीजे में बनेगा वो अनस्टेबल होगा। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास जो अल्कली मेटल है ये जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये कोशिश करती है कि अपने स्टेबल ऑक्साइड बना दे। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज है वो लिथियम केटाइन का है, फिर उससे बड़ा सोडियम केटाइन का है, फिर नीचे जो आते जाएंगे ना सबसे लार्जेस्ट हमारे पास केटाइन साइज है वो सीजियम का है। तो इस वजह से हमारे पास साइज ऑफ केटाइन बढ़ता है। ये तो हमारे पास अल्कली मेटल के केटाइन का साइज हो गया। ऑक्साइड में हमारे पास साइज किस तरह चेंज होता है, तो जो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड इनका साइज हमारे पास स्मॉल होता है। नॉर्मल ऑक्साइड का हमारे पास जो साइज होगा वो स्मॉल होगा क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एटम पे -2 चार्ज आ रहा है।
लेकिन इनका साइज जो होगा वो हमारे पास लार्ज होगा, क्योंकि हमारे पास दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और उस पे -q चार्ज है, और उससे बड़ा चार्ज, उससे बड़ा साइज हमारे पास सुपर ऑक्साइड का होगा। मतलब ये कि जो स्मॉलेस्ट ऑक्सीजन आयन होगा, ऑक्साइड होगा, वो नॉर्मल ऑक्साइड होंगे, लार्ज साइज फिर पर ऑक्साइड होंगे, और सबसे लार्जेस्ट जो साइज होगा हमारे पास वो सुपर ऑक्साइड का होगा। तो अब आते हैं, हमें पता चल गया है कि अल्कली मेटल की जो हमारे पास केटाइन है उनके साइज किस तरह है, उनका साइज किस तरह है और ऑक्साइड का साइज किस तरह है। तो मैंने कह दिया कि स्मॉल साइज केटाइन स्मॉल साइज एनाइन के साथ मिलकर स्टेबल कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है। तो लिथियम हमारे पास स्मॉल इनमें से कौन सा है? इनमें से हमारे पास स्मॉल जो होगा वो नॉर्मल होगा। तो लिथियम की जो हमारे पास कोशिश होगी वो ये होगी कि ये हमारे पास जो कंपाउंड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। तो लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि हमारे पास केटाइन स्मॉल एनाइन स्मॉल, जो नतीजे में ऑक्साइड बनाएगा वो हमारे पास स्टेबल ऑक्साइड होगा। इसी तरह अगर हम देख लें यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम हमारे पास इंटरमीडिएट साइज का होगा, तो ये कोशिश करेगा कि हमारे पास इंटरमीडिएट साइज के साथ मिलके ऑक्साइड बनाए। और पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हमारे पास लार्ज केटाइन है, तो ये हमारे पास कोशिश करेंगे कि हमारे पास लार्ज एनाइन के साथ मिलके स्टेबल कंपाउंड बना दे। तो देख लिया यहाँ पे लिथियम O2 के साथ मिलता है और नतीजे में हमारे पास Li2O बनाता है। असल में ये रिएक्शन लिथियम आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, क्योंकि लिथियम की जो साइज है वो काफी कम साइज है, और काफी कम वो स्मॉल साइज की वजह से हमारे पास लिथियम का जो हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी है वो तोड़ना मुश्किल होगा। इस वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करने के लिए हमने कुछ हीट देनी होगी, तब जाके हमारे पास लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है, और नतीजे में जो हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाएगा वो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। और नॉर्मल ऑक्साइड इस वजह से बनाएगा क्योंकि हमारे पास लिथियम का साइज भी स्मॉल और नॉर्मल ऑक्सीजन में ऑक्साइड का भी साइज स्मॉल। तो लिथियम स्मॉल केटाइन और ऑक्साइड की जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है उसकी साइज भी स्मॉल, तो जो हमारे पास नतीजे में नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा वो हमारे पास स्टेबल ऑक्साइड होगा लिथियम का। फिर अगर सोडियम की तरफ देख लिया हम, तो सोडियम हमारे पास इंटरमीडिएट साइज रखता है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है और पर ऑक्साइड भी बना सकता है। नॉर्मल ऑक्साइड ये इस वजह से बना सकता है क्योंकि सोडियम का जो साइज है वो इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से हम कह ले कि ये Na2O ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसके साथ इसका जो इंटरमीडिएट साइज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमारे पास Na2O2 पर ऑक्साइड भी बना सकता है, इसमें ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा। तो सोडियम मतलब ये कि इंटरमीडिएट साइज की वजह से हमारे पास स्मॉल साइज एनाइन के साथ भी मिल सकता है और इंटरमीडिएट साइज एनाइन के साथ भी मिल सकता है। तो नॉर्मल ऑक्साइड भी सोडियम बना सकता है और पर ऑक्साइड भी सोडियम बना सकता है, लेकिन इन दोनों में जो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा वो Na2O2 होगा, ज्यादा स्टेबल Na2O2 होगा। मतलब ये कि सोडियम ज्यादा कोशिश करेगा कि वो स्टेबल ऑक्साइड बनाए, और सोडियम हमेशा के लिए स्टेबल ऑक्साइड कब बनाता है? जब ये पर ऑक्साइड होता है। अदरवाइज हमारे पास सोडियम दोनों भी बना सकता है। इसी तरह पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम को देख ले, इनके हमारे पास जो केटाइन के साइज है वो लार्ज है, तो जब भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो इनके तो लार्ज साइज है, तो ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलेंगे तो हमारे पास ये तब स्टेबल होंगे जब ये लार्ज साइज ऑक्साइड के साथ मिलेंगे। तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम तीनों जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो ये हमारे पास KO2, RbO2, CSO2 बनाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन पे -1 ओवरऑल O2 पे होगा, लेकिन इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे -1 ओवर 2 का चार्ज होगा, जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। तो पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड ज्यादा तौर पे बनाएंगे क्योंकि हमारे पास ये ज्यादा स्टेबल है, और लार्ज साइज केटाइन हमारे पास कोशिश करते हैं कि लार्ज साइज एनाइन के साथ मिलके एक स्टेबल कंपाउंड बना दे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी है ऑफ ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड है वो डिपेंड करती है स्मॉल साइज केटाइन विद स्मॉल साइज एनाइन, इंटरमीडिएट साइज केटाइन, इंटरमीडिएट साइज एनाइन ऑक्सीजन का, और लार्ज साइज केटाइन और लार्ज साइज एनाइन ऑक्सीजन का। तो इस पे डिपेंड करती है। ये था हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट विद ऑक्सीजन। इसके बाद हम पढ़ते हैं इन्हीं ऑक्साइड की रिएक्टिविटी वाटर के साथ हमारे साथ रही। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं ग्रुप फर्स्ट ए के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ। तो लिथियम की जो हमारे पास स्टेबल ऑक्साइड बनती है वो हमारे पास है Li2O, जिसको हम नॉर्मल ऑक्साइड भी कह सकते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड। तो लिथियम हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल बनाता है। इसी तरह सोडियम का हमारे पास एक नॉर्मल ऑक्साइड भी है,
और एक हमारे पास पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड। इसी तरह पोटाशियम हमारे पास सुपर ऑक्साइड में होता है, सुपर ऑक्साइड। पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम, क्योंकि लार्जर केटायनिक साइज लार्जर इनआयनिक ऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे पास स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो लिथियम का जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ मिलेगा तो हमारे पास एक बेसिक हमारे पास सब्सटेंस बनाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कलरलेस बेस होगा। इसी तरह अगर हम देख लें तो सोडियम परऑक्साइड हम जो स्टेबल है वो लेंगे, स्टेबल। तो सोडियम परऑक्साइड वाटर के साथ जब मिलता है तो हमारे पास NaOH एक कलरलेस बेस बनता है, कलरलेस बेस, बेसिक सब्सटेंस है ये, मेटल हाइड्रोक्साइड है। और साथ में हमारे पास H2O2 भी बनता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन भी परऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड अनस्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज स्मॉल और परऑक्साइड का उसके लिहाज से साइज होगा वो बड़ा होगा। तो H2O2 हमारे पास अनस्टेबल होता है, इसका कलर, ये कलरलेस है, ये अनस्टेबल है। ये हीट, क्योंकि ये तो हीट पैदा करता है, इस रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी होगी इसमें हीट की प्रोडक्शन होगी, इस रिएक्शन में हीट की प्रोडक्शन होगी और उस हीट के नतीजे में हमारे पास H2O2 अनस्टेबल रहता है, ये डिकम्पोज हो जाता है H2O में और ऑक्सीजन में। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको 2 ले ले तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये है कि जब ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 2/2 तो मतलब 1, तो इसका मतलब ये है कि ये 2 ऑक्सीजन एटम में 1 ऑक्सीजन एटम है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा ले तो फिर बैलेंस हो जाएगा 2 और 2, और यहाँ पे ये 1 और 2 हटकर हम यहाँ पे O2 लगा सकते हैं, तो ये कंप्लीट एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ये डिकम्पोज होता है। फिर पोटेशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड और सीजियम जो ऑक्साइड है, ये हमारे पास सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो सुपर ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलते हैं तो हमारे पास बेसिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, और नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर डिकम्पोज होकर हमारे पास वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप की जो ऑक्साइड्स थे उनकी वाटर के साथ रिएक्टिविटी। अब आते हैं रिएक्टिविटी या रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड। इन्हीं ऑक्साइड की अब रिएक्टिविटी देखते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ। तो हमारे पास जो लिथियम का नॉर्मल ऑक्साइड है, सिंपल ऑक्साइड है, उसको अगर हम लिथियम डाइल्यूट एसिड के साथ मिला दे तो हमारे पास क्लोराइड बनता है, लिथियम क्लोराइड। ये एक साल्ट है, लिथियम क्लोराइड, और साथ में हमारे पास वाटर फॉर्मेशन भी होगा। इसके साथ अगर हम देख ले तो परऑक्साइड अगर हम ले ले Na2O2 और इसको डाइल्यूट एसिड के साथ मिला ले तो हमारे पास एक साल्ट बनेगा, मिनरल साल्ट इसको कहते हैं, टेबल साल्ट, NaCl, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में। और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएगा जो हमारे पास अनस्टेबल है और H2O और ऑक्सीजन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड की तरफ अगर हम देख ले, अगर हमारे पास KO2 HCl के साथ मिलता है तो हमारे पास KCl H2O2 बनाएगा। लेकिन अगर RbO2 HCl के साथ मिलता है तो RbCl H2O2 बनाता है। अगर CSO2 HCl के साथ मिलता है तो हमारे पास CSCl और H2O2 बनाता है। मतलब ये कि हर एक जो है ना HCl के साथ मिलकर अपने अपने क्लोराइड्स बनाते हैं, इसको कहते हैं क्लोराइड्स, और साल्ट्स होते हैं हमारे पास, और हर एक जो है ना हमारे पास H2O2 भी बनाता है। तो मैंने इन तीनों रिएक्शन को एक ही जो है ना रिएक्शन में शो किया हुआ है, चाहे आप इसको शो कर लो, इसको शो कर लो, इसको शो कर लो। तो इन तीनों में हमारे पास इनके अपने अपने साल्ट्स बनेंगे, क्लोराइड्स बनेंगे, लेकिन हर एक में जो है हमारे पास H2O2 बनेगा, और H2O2 फिर डिकम्पोज होकर हमारे पास H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्लोराइड्स भी बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनाते हैं। सिर्फ इसके सिवा लिथियम हमारे पास हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इनकी तरह जो रिएक्टिविटी है वो शो नहीं कर रही। बाकी जो भी है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये एक किस्म की रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। लेकिन लिथियम हमारे पास इनसे रिएक्टिविटी थोड़ी अलग शो करता है, क्योंकि लिथियम की जो हमारे पास बिहेवियर है, लिथियम का जो हमारे पास बिहेवियर है फर्स्ट ग्रुप में, वो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम से थोड़ा हटकर है। लिथियम में हमारे पास जो लिथियम का साइज है वो काफी स्मॉल है, इसकी जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर है वो काफी हाई है। इस वजह से हमारे पास ये जो रिएक्शन शो करता है वो मैग्नीशियम की तरह रिएक्शन ज्यादातर शो करता है, और इसको कहते हैं लिथियम मैग्नीशियम रिलेशनशिप, लिथियम मैग्नीशियम रिलेशनशिप, या इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल। तो लिथियम हमारे पास सेकंड ए ग्रुप की जो एलिमेंट है उनकी तरह रिएक्शन ज्यादा शो करता है, बजाय इसके कि ये फर्स्ट ए ग्रुप की तरह रिएक्शन शो करे रिएक्टिविटी में। फिर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट विद क्लोरीन, अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट ले ले और इनकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो कर ले तो हमारे पास नतीजे में क्लोराइड्स बनेंगे, क्लोराइड्स, साल्ट्स बनेंगे ये अपने अपने। तो इन सबको मैं M से शो करता हूं, M से मुराद मेरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सारे हैं, और क्लोरीन इनके लिए कॉमन है। तो आप जो भी लेना चाहो यहाँ पे ले सकते हो। क्लोरीन के साथ अगर इनको मिला दो तो हमारे पास 2 LiCl, 2 NaCl, 2 KCl, 2 RbCl, 2 CsCl, इन सबको आप इनकी जगह ले सकते हो। तो हमारे पास ये क्लोराइड्स होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स के। इनमें हमारे पास जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये स्लो रिएक्शन करते हैं, जो रुबीडियम और सीजियम है हमारे पास तेज रिएक्शन करते हैं, वेगरस रिएक्शन करते हैं, अचानक से जो है ये हमारे पास रिएक्ट हो जाते हैं ड्यू टू द लेस आयनाइजेशन एनर्जी और हाई एटॉमिक साइज।
सोडियम और पोटाशियम जो है ना, अगर इनको हम रिएक्ट कर ले मोल्टन स्टेट में, सोडियम और पोटाशियम अगर हम मोल्टन स्टेट में ले लें और उनको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर ले, तो हमारे पास ये इतना विग्रस रिएक्शन करता है कि ये आग पकड़ लेते हैं और वहां पे हमारे पास एक फ्लेम पैदा होगा, फ्लेम। तो इस वजह से हमारे पास ये कंपाउंड डिफरेंट रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं। अगर हम इनकी ऑर्डर यहाँ पे बनाना चाहें तो सबसे स्लो जो हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी होगी वो लिथियम की स्लो होगी, फिर सोडियम की ज्यादा होगी, पोटाशियम की उससे ज्यादा, फिर रुबिडियम की उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो हमारे पास सीजियम की होगी, जो कि हमारे पास एक नॉर्मल इनकी रिएक्टिविटी ट्रेंड में भी आ सकता है। तो ये थी हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन रहता है कि फर्स्ट ए ग्रुप के जो हमारे पास नाइट्रेट्स है और कार्बोनेट्स है, इन पे हीट का क्या असर होता है।